हेलो फ्रेंड्स, आज हम अंतर्राष्ट्रीय कानून का संहिताकरण को देखेंगे। विश्व में प्रत्येक देश के राष्ट्रीय कानूनों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उदय हुआ तथा इन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अस्पष्टता के परिणाम स्वरूप संहिताकरण शब्द अर्थात आंदोलन का प्रारंभ हुआ। अब हम यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कानून के संहिताकरण की विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। संहिताकरण का अर्थ एवं परिभाषा। साधारणतया संहिताकरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से होता है जिसके द्वारा विधि के विद्यमान नियमों को इस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसका सामान्य अर्थ यह होते हैं कि विद्यमान विधि के नियमों को क्रम से व्यवस्थित किया जाए। अर्थात संहिताकरण का अर्थ हुआ जो नियम विद्यमान हैं उनको क्रम से व्यवस्थित किया जाए। परंतु संहिताकरण का यह अर्थ बड़ा ही संकीर्ण है। विस्तृत अर्थों में संहिताकरण से तात्पर्य न केवल विद्यमान नियमों को संहिता के रूप में प्रस्तुत करना ही होता है, वरन समय तथा परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त संशोधन करना भी होता है। वास्तव में संहिताकरण विधि के क्रमिक विकास का एक उपाय है। अब हम संहिताकरण का इतिहास जानेंगे। संहिताकरण का इतिहास 18वीं शताब्दी के अंत से प्रारंभ होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के संहिताकरण की धारणा बेंथम ने प्रस्तुत की। इसके पूर्व फ्रांसीसी सम्मेलन द्वारा राष्ट्रों के अधिकारों की घोषणा के संबंध में असफल प्रयत्न किया गया था। वास्तव में यदि देखा जाए तो संहिताकरण के उदय व विकास के इतिहास में अनेक घटनाओं का बहुमूल्य योगदान है, जिनमें से कुछ निम्न है। पहली, पेरिस की घोषणा 1856। अंतर्राष्ट्रीय कानून के संहिताकरण के विकास में पेरिस की घोषणा एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह घोषणा 1856 के क्रीमिया युद्ध के बाद की गई थी तथा इस पर ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रूस, टर्की, एशिया तथा सार्डिनिया ने हस्ताक्षर किए थे। इस घोषणा में तटस्थ वस्तुओं के ना पकड़े जाने, नाकाबंदी तथा विनिषिद्ध आदि से संबंधित नियम प्रतिपादित किए गए थे। दूसरी, हैग के दो सम्मेलन। प्रथम हैग सम्मेलन 1899 में रूस के सम्राट निकोलस द्वितीय ने बुलाया था तथा इसमें संहिता के रूप में दो अभिसमयों पर हस्ताक्षर किए गए थे। पहला, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के शांतिपूर्ण निस्तारण पर अभिसमय। दूसरा, स्थल युद्ध की विधियों तथा प्रथाओं पर अभिसमय। प्रथम हैग सम्मेलन की उपलब्धियों से प्रोत्साहित होकर द्वितीय हैग सम्मेलन 1907 में बुलाया गया। इस सम्मेलन में 44 राज्यों ने भाग लिया तथा युद्ध, तटस्थता आदि से संबंधित 13 अभिसमय निश्चित किए गए। तीसरा, लंदन की घोषणा 1909। राज्यों की सहमति से विनिषिद्ध वस्तुओं की सूची बनाने के उद्देश्य से 1909 में लंदन में एक सामुद्रिक सम्मेलन बुलाया गया। राज्यों की सहमति से एक घोषणा की गई जिसे लंदन की घोषणा कहते हैं, परंतु यह कार्यान्वित नहीं हो पाई क्योंकि राज्यों ने इसका अनुसमर्थन नहीं किया। तत्पश्चात प्रथम विश्व युद्ध में पूर्ण युद्ध के परिणाम स्वरूप इसका महत्व ही समाप्त हो गया। चौथा, राष्ट्रसंघ के अंतर्गत संहिताकरण। राष्ट्र संघ के अंतर्गत संहिताकरण के कार्य को बड़ा प्रोत्साहन मिला। 1924 में राष्ट्रसंघ परिषद ने 16 विधि शास्त्रियों की एक समिति नियुक्ति की तथा उसे निर्देश दिया कि वह रिपोर्ट दे कि कौन से विषय संहिताकरण के लिए परिपक्व हैं। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि संहिताकरण के लिए निम्नलिखित विषय परिपक्व हैं। पहला, राष्ट्रीयता। दूसरा, सामुद्रिक पेटी। तीसरा, राज्यों के क्षेत्र में विदेशी व्यक्ति या संपत्ति की क्षति के लिए राष्ट्रीय उत्तरदायित्व। चौथा, राजनयिक विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियाँ। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा संधियों के प्रारूप होती प्रक्रिया। छठवां, सामुद्रिक पदार्थों को निकालने के संबंध में तथा सातवां, समुद्री डाक। विधि शास्त्रियों की समिति की संस्तुति के अनुसार राष्ट्रसभा संघ ने निश्चय किया कि राष्ट्रीयता, सामुद्रिक पेटी तथा राष्ट्रीय उत्तरदायित्व से संबंधित कानून के संहिताकरण के लिए हैग में सम्मेलन बुलाया जाए। समिति ने अपना कार्य जारी रखा तथा 1928 में राष्ट्रीय संघ परिषद को रिपोर्ट दी कि निम्नलिखित दो विषय भी संहिताकरण के लिए परिपक्व हैं। पहला, वाणिज्य दूतों के कार्य तथा क्षमता से संबंधित कानून तथा दूसरा, विदेशी राज्यों के संबंध में न्यायालयों की अक्षमता। पांचवा, हैग संहिताकरण सम्मेलन 1930। अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्रमिक संहिताकरण के क्षेत्र में यह सम्मेलन महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राष्ट्रीय तथा सामुद्रिक पेटी राष्ट्रीय उत्तरदायित्व के लिए एक समिति नियुक्त की गई। सामुद्रिक पेटी तथा राष्ट्रीयता के संबंध में सामान्य सहमति नहीं हो सकी, परंतु राष्ट्रीयता की समिति ने कई अभिसमय किए। इस प्रकार अनेक ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरणा व सबक लेकर संहिताकरण का उदय हुआ।
अब हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत संहिताकरण। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून के संहिताकरण को प्रोत्साहित करने के लिए महासभा अध्ययन करवाएगी तथा अपनी संस्तुति देगी। अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्रमिक विकास तथा संहिताकरण का कार्य बड़ा महत्वपूर्ण है तथा चार्टर के युक्त प्रावधान को कार्यान्वित करना अत्यंत आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस कार्य को बड़ी गंभीरता से प्रारंभ किया। 11 दिसंबर 1946 को महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्रमिक विकास तथा संहिताकरण के लिए एक समिति नियुक्त की। 1947 में महासभा ने एक अंतर्राष्ट्रीय कानून कमीशन की स्थापना का निश्चय किया। 21 नवंबर 1947 को महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय कानून कमीशन को निम्नलिखित कार्य करने का निर्देश दिया। पहला, अंतर्राष्ट्रीय कानून के उन सिद्धांतों को व्यवस्थित करना जिन्हें संयुक्त राष्ट्र चार्टर तथा न्यूरेमबर्ग न्यायालय के निर्णय दोनों में ही मान्यता प्राप्त है। मनुष्यता की शांति तथा सुरक्षा के विरुद्ध अपराधों की संहिता का एक प्रारूप तैयार करना। तीसरा, राज्यों के कर्तव्य तथा अधिकार की घोषणा का एक प्रारूप तैयार करना। चौथा, जनवध तथा अन्य अपराधों के परीक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक संस्था की स्थापना की संभावना हेतु सुझाव देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।